तो आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जियोग्राफी, और जियोग्राफी का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जियोग्राफी क्या होता है और जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, जियोग्राफी होता क्या है, जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किसने किया है, उसके बारे में जानेंगे। और पूरा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि जियोग्राफी के कितने पार्ट होते हैं, जियोग्राफी को कैसे डिवाइड किया गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे जियोग्राफी शब्द लिखा हुआ है। जियोग्राफी का हम लोग जानते हैं हिंदी होता है भूगोल। जो जियोग्राफी शब्द है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। जियोग्राफी जो है वो कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है। और ग्रीक शब्द हम जानते हैं कि इसमें दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफो। ग्राफो को ही हम लोग क्या, इसी को हम कह सकते हैं ग्राफिया। और जियो का सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का सामान्य अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। और यहाँ पे हम जानते हैं ग्राफिया का जो अर्थ होता है, इसमें एक अर्थ होता है वर्णन करना, एक जो होता है लिखना, एक जो होता है व्याख्या करना, एक जो होता है अध्ययन करना। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर हम पृथ्वी पे किसका अध्ययन करें और कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पे हम लोग को वर्णन करना, आखिर कैसे वर्णन करना और अध्ययन भी करना है तो किसका करना है। तो यहाँ पे हम लोग को चार शब्द मिलता है ग्राफिया का, वर्णन करना, लिखना, व्याख्या करना, अध्ययन करना। तो हम लोग आखिर अध्ययन किसका करेंगे, हम लोग वर्णन किसका करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, तो हम जानते हैं कि और पृथ्वी का भी जो भी अध्ययन किया होगा कोई ना कोई व्यक्ति ही किया होगा, कोई ना कोई वैज्ञानिक ही किया होगा। और जो वैज्ञानिक होते हैं क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं। और ह्यूमन जिसका अध्ययन करेंगे, तो हम जानते हैं कि हम लोग के आंखों से जो पृथ्वी पर जो हम लोग के नजर से जो दिखाई देता होगा उसी का अध्ययन करेंगे सबसे पहले। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो चीज उपस्थित है उन्हीं चीजों का ये लोग जो हमारे वैज्ञानिक थे वो अध्ययन किए, आखिर पृथ्वी पर क्या उपस्थित है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या है, सागर है, महासागर है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, जंगल है, नदी है, मरुस्थल है और झील है। इन सभी का हम लोग जो अध्ययन करेंगे, तो इसी के बारे में हम लोग पृथ्वी पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और हम जानते हैं कि ये सभी चीजें, जितना भी दिखाई दे रहा है, सागर हो गया, महासागर हो गया, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब क्या होते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। और यही प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं तो एक हमारा यहाँ पे एक भूगोल की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है क्या, प्राकृतिक भूगोल इसको कहते हैं। और हम जानते हैं कि प्राकृतिक जो भूगोल होता है वो किससे बना होता है, प्राकृतिक तत्वों से बना होता है। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक जो भूगोल होता है उसमें हम प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। और भौतिक तत्व जो होता है और भौतिक तत्वों का जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल कहते हैं। यहाँ पे हमारा प्राकृतिक भूगोल का दूसरा नाम क्या मिल गया, भौतिक भूगोल। कहें कि प्राकृतिक तत्व का मतलब भी होता है क्या, भौतिक तत्व। यहाँ पे प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन क्या कहलाता है, प्राकृतिक भूगोल कहलाता है। और यहाँ पे भौतिक तत्व का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर ठीक है, पृथ्वी पे जो हमारा जो भी यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान जो उपस्थित है, तो क्या हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे पृथ्वी हो गया और पृथ्वी पे कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदान है, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। पूरे होल पृथ्वी पे देखेंगे कि पठार कहाँ पे है, मैदान कहाँ पे है, पहाड़ कहाँ पे है, नदी कहाँ पे है, झील कहाँ पे है। और पूरे पृथ्वी पर इन सभी प्राकृतिक जो तत्व है इनका हम जब अध्ययन करेंगे, ये हमारा क्या कहलाता है, सिस्टमैटिकल स्टडी कहलाता है, चाहे उसी को हम कह सकते हैं कि क्लासिकल स्टडी कहलाता है। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं इसको, जिसमें हम लोग पृथ्वी पे जो भी प्राकृतिक तत्व उपस्थित है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है, क्या हम लोग पृथ्वी के सभी तत्वों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पृथ्वी के हर हिस्से में जाके जहाँ पे हमारा पर्वत, पहाड़ ये सब उपस्थित है, क्या उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि ये पृथ्वी है, तो क्या हम पृथ्वी के साउथ पोल पे, जो हमारा साउथ पोल होता है, आपका नॉर्थ पोल होता है, क्या यहाँ पे मानव का जाना संभव है, वहां पे जो पर्वत, पठार उपस्थित है, क्या उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम देखेंगे
ये तो हमारा हो गया पृथ्वी पे। तो ऐसा संभव नहीं है कि हम लोग नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे जाके भी जो वहां पे पर्वत पहाड़ उपस्थित है उनके बारे में अध्ययन कर लें। अब इसको क्या किया गया, एक नया हमारा भूगोल की उत्पत्ति होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी को मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी को हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। ए को मान लेते हैं ए, एक को बी, एक को सी, एक को डी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, किसी एक को मान लीजिए कि ए में, और पर्वत कहां पे है, पठार कहां पे है, मैदान कहां पे है, इसका ग्रुप ए का जो पर्वत पठार मैदान झील सागर महासागर है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर से जो हमारा ग्रुप बी है, इसके में जो उपस्थित है पर्वत पठार मैदान झील सागर महासागर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे ग्रुप सी में जो हमारा उपस्थित है पर्वत पठार मैदान झील, वहां पे किस तरह का पठार है, किस तरह का मैदान है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे ग्रुप डी का जो हमारा पर्वत पठार मैदान है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस तरह से हम इसको अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिए। अभी हमारे एक नया नाम आता है, जिसका नाम है क्या, प्रादेशिक भूगोल। ये हमारा होता है सिस्टमैटिकल स्टडी, इसको हम कह सकते हैं क्रमबद्ध अध्ययन। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी एक मतलब नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे तो जाना संभव है नहीं, वहां के जो पर्वत पठार मैदान है वहां के बारे में हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कहा जाए कि पृथ्वी पर जो भी पर्वत पठार मैदान झील उपस्थित है, क्या उसके आपस में हम लोग तुलना कर सकते हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, उसका जो अलग अलग जो पर्वत पठार मैदान है अलग अलग क्षेत्रों की, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आज आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, उसको आज हम लोग पढ़ते हैं विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल मान लीजिए इसमें आ गया अमेरिका का भूगोल। तो क्या किया गया, अलग अलग प्रदेश में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि अमेरिका का भूगोल पढ़ेंगे और भारत का भूगोल पढ़ेंगे, चाहे साउथ अफ्रीका का भूगोल पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग तुलना कर सकते हैं कि भारत का भूगोल कैसा है और साउथ अफ्रीका का भूगोल कैसा है। इस तरह का जो अध्ययन होता है, तो इसको हम लोग क्या किए, इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिए। पृथ्वी का जो होल अध्ययन होता है उसको हम सिस्टमेटिकल मतलब क्रमबद्ध अध्ययन बोले, वहां पे हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रादेशिक भूगोल में अलग अलग क्षेत्रों की तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि और हमारा घर गोपालगंज है, तो हम गोपालगंज के क्या करेंगे, गोपालगंज का जो हमारा भूगोल है, वहां पे कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, कौन सी नदी है, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और गोपालगंज में कितने अनुमंडल है, उस अनुमंडल के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे जो नदी पठार पर्वत उपस्थित है उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और मंडल के अलावा उसमें जो प्रखंड है, अलग अलग क्षेत्रों का जो प्रखंड है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां का पर्वत कैसा है, वहां की नदी कैसी है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही नीचे और निचले स्तर पे आ जाएं तो हम एक गांव का अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें आंकड़ों का क्या होता है, पूरा भ्रमार लग जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, आंकड़ा सीमित होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक दूसरे में तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्राकृतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और क्लासिकल अध्ययन, या हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक जो अध्ययन या क्लासिकल अध्ययन। ये अभी हम बताएं कि प्रादेशिक अध्ययन में क्या किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्लासिकल में हम पृथ्वी को एक मतलब मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या करते हैं, सभी जो हमारा उसमें जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन उसमें ये संभव नहीं होता है कि हम उन लोगों में अंतर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन प्रादेशिक अध्ययन में हम सबके बीच में अंतर बता सकते हैं। अब यहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग हमारा मतलब अध्ययन किया गया, तो यहाँ पे ड्यूलिज्म का मतलब होता है कि द्वैतवाद। यहाँ पे द्वैतवाद एक शब्द आता है, तो द्वैतवाद का मतलब होता है कि दो लोगों में क्या, जहाँ पे भिन्नता दिखाई देता है। एक कोई व्यक्ति है जो अलग तत्वों के बारे में अध्ययन करना चाहता है, उसी तत्व के बारे में अध्ययन करना चाहता है लेकिन अलग तरीके से करना चाहता है। दूसरा जो है वो दूसरे तरीके से करना चाहता है। दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से भूगोल का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन अलग अलग अपना अपना तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे ड्यूलिज्म द्वैतवाद में हम जानते हैं कि जो भूगोल है, भूगोल एक जियो का अर्थ मतलब प्राकृतिक, हम पृथ्वी कह सकते हैं। इसमें हम मतलब कहते हैं कि जो प्राकृतिक भूगोल है उसी को हम लोग भौतिक भूगोल, अभी हम लोग बताएं जो प्राकृतिक तत्वों से
जो हम प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं उसको प्राकृतिक भूगोल कहते हैं, और जो भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं उसको भौतिक भूगोल। इसी का मतलब नया नाम है, इसी का क्या मिला हमको, नया नाम मिला। अब यहाँ पे हम बात ये आती है कि जो हमारा प्राकृतिक भूगोल में जो अध्ययन का केंद्र है, जो अध्ययन का केंद्र बिंदु वो क्या है, प्राकृत है। कहीं हम जानते हैं कि जो भी हमारा भौतिक तत्व यहाँ पे उपस्थित है, जैसे नदी, पहाड़, झरना, पठार, सागर, महासागर, वो सब किसने बनाया है, प्राकृत ने बनाया है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, प्राकृत है। और यह जो प्राकृत है, और प्राकृत ही जब सही नहीं रहेगा तो यहाँ पे मानव का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए उसमें जो प्राकृतिक भूगोल के जो अध्ययन कर रहे थे जो वैज्ञानिक, उन्होंने एक विचारधारा मतलब एक शब्द दिया जिसका नाम आता है नियतिवाद विचारधारा। और इसमें कहा गया कि मानव जो है वो क्या है, प्रकृति का दास है। मतलब मानव प्रकृति का दास है। दास इसलिए है कि प्रकृति जो चाहेगी वही मानव करेगा। प्रकृति, आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो प्रकृति चाह रही है तभी हम बैठे हुए हैं। आज हम लोग हवा लेते हैं तो प्रकृति चाहती है तभी हम लोग हवा लेते हैं। आज हम मान ली कहीं चले गए और किसी शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पर हमको मन कर रहा है कि रसगुल्ला खाने का, तो वहां पे प्राकृतिक चाहती है तभी हम रसगुल्ला खाते हैं। और मान ली कि और ऐसा भी होता है कि अगर हमको किसी से प्यार हो गया तो और वो प्रकृति चाहती है तभी हमको किससे प्यार होता है। ऐसा मान लीजिए कि ये भी कभी कभी होता है कि खूब बढ़िया से सब बात विचार हो जाता है, शादी ब्याह अब होने वाला था, कल बारात आने वाला है, अचानक क्या होता है, मतलब शादी कैंसिल हो जाता है। ये किसका देन है, ये प्रकृति का देन है। प्रकृति चाहती है तभी ये सब होगा। इसलिए प्रकृति मतलब चाहती थी कि हाँ ऐसा न हो, तो उस दिन क्या हो गया, शादी कैंसिल हो गया। इसलिए जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं इस प्रकृति पे, ये सब किसका देन है, प्रकृति का देन है। प्रकृति जब चाहेगी तभी हम कुछ कर सकते हैं, प्रकृति नहीं चाहेगी तो नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया कि प्रकृति क्या है, प्रकृति जो है, मानव जो है प्रकृति का दास है, इसलिए कहा गया। लेकिन यहाँ पे कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं ये गलत है। यहाँ पे कुछ विद्वान क्या कहते हैं, गलत है। मतलब इसलिए कहते हैं कि गलत है, इसका ये लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति जो है क्या है, सर्वे सर्वा नहीं है। मतलब प्रकृति को हम लोग सर्वे सर्वा नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे ये जो नियतिवाद के जो विद्वान थे वो कहते हैं कि प्रकृति ने क्या बनाया, पर्वत बनाया। मतलब पर्वत बना के उन्होंने क्या किया, मानव को रोक दिया। और ये कहते हैं कि महासागर बनाया, महासागर बना के क्या किया, मतलब मानव को रोक दिया। लेकिन यहाँ पे ये जो मानव क्या है, जो कुछ विद्वान जो है इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति की सर्वे सर्वा नहीं है। क्यों नहीं है, वो कहते हैं कि प्राकृतिक जो है वो संभावना का क्या है, स्वामी है। इन लोगों का कहना है कि महासागर जो है और मानव क्या करेगा, महासागर में उपस्थित जो संसाधन है उसको खोज के उसका यूज करेगा। या कह सकते हैं जो पर्वत है, पठार है, उसमें जो संसाधन उपस्थित है उसका खोज कौन करेगा, मानव करेगा। मानव उसका क्या करेगा, अपने जीवन में उपयोग करेगा। कह सकते हैं कि जो हमारा नदी है, नदी में वो मछलियों को क्या करता है, पकड़ के और अपने मतलब भोजन के रूप में उसको मतलब ले सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं उसको व्यापार के रूप में ला सकता है और उस पे बांध बना सकता है, उस पे पुल बना सकता है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। इसलिए ये लोगों ने क्या किया, जो संभावनावाद के जो व्यक्ति थे उन लोगों ने इसका विरोध किया। वो कहते हैं कि प्रकृति ही इसका स्वामी नहीं है, इसमें मानव का भी अस्तित्व है। और यहाँ पे एक नया शब्द है जिसका नाम है क्या, संभववादी विचारधारा। मतलब कुछ लोगों ने ये विरोध किया, जो हमारा नियति विचारधारा था उसका विरोध किया कि सब ही नियति के ऊपर, मतलब भगवान के ऊपर डिपेंड है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ पे कुछ संभववादी विचारधारा है कि मानव उस क्रियाकलापों क्या करता है, उसको अपने माध्यम से करता है। जो भी प्रकृति मतलब हम लोगों को दी है, जो भी तत्व यहाँ पर उपस्थित है, पर्वत पहाड़, उसका यूज कौन करता है, मानव करता है। इसलिए इन लोगों का जो अध्ययन का केंद्र बिंदु बना वो कौन बना, मानव तथा मानव की क्रियाएं। और यहाँ पे एक नया भूगोल की उत्पत्ति हुई जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल। मतलब मानव क्या करता है, प्रकृति को उपस्थित जितनी भी जो तत्व है, जो हम कह सकते हैं कि पर्वत पहाड़, मैदान,
झील, नदी, उसमें जो उपस्थित झरना है, चाहे अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए उन्होंने जो चीजों का मतलब वहां पे जैसे नदी के ऊपर बांध बना दिया, बांध बनाया तो उससे क्या हुआ, बहुत से मतलब नदियों के पानी को अपने खेतों में लाया, खेतों में लाके उससे फसल को फायदा होता है। ब्रिज बना दिया, ब्रिज से क्या होता है, उस पे लोग नदी के इस पार से उस पार आवागमन में सुविधा हो गया। तो इस तरह से इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम यहाँ पे अध्ययन का जो केंद्र बिंदु मानते हैं, किसको मानते हैं, मानव तथा मानव की क्रियाओं को मानते हैं। और इस तरह से एक नया भूगोल की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है क्या, मानव भूगोल। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नियति, अभी हम बताएं कि जो नियति चाहेगी वही होगा, नियति जो चाहेगी वही होगा। लेकिन क्या मानव जो चाहेगा वो होगा? प्रकृति ने संकेत, प्रकृति जो होती है वो संकेत देती है कि हमको कितना यूज करना चाहिए। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा संभववादी विचारधारा है, यहाँ पे ये जो संभववादी विचार दिए, वो विद्वानों का कहना है कि आखिर बताइए कि जंगलों का सफाया कौन किया? मानव ने किया। जंगलों का सफाया करके कृषि के लायक खेत कौन बनाया? तो मानव ने बनाया। उसके बाद से जंगलों को साफ करके इंडस्ट्री कौन लाया? तो मानव ने किया। इसलिए संभववादी विचारधारा इन्होंने नाम दिया। लेकिन हम यहाँ पे मतलब आप ही लोग बताइएगा, या हम पूछना चाहते हैं, क्या यहाँ पे सर्वे सर्वा हम मानव को मान सकते हैं कि सर्वे सर्वा हम लोग प्रकृति को हम लोग सर्वे सर्वा मान सकते हैं, लेकिन मानव को नहीं मान सकते हैं। कहें कि मानव क्या कर रहा है, अपने फायदे के लिए, अपने इच्छा के लिए, उसको जो चीज की आवश्यकता है वो क्या करता है, डायरेक्ट वो प्रकृति को के साथ छेड़छाड़ करता है। और आज देखिए, आज कंडीशन ये आ गया है कि समय से हमारे यहाँ मानसून नहीं आता है। अभी बताइए कि महीना कौन सा चल रहा है, सितंबर का महीना चल रहा है, अभी मानसून का जाने का समय आ गया है। लेकिन देखिए हर जगह पे बारिश हो रहा है, कहीं पे इतना ज्यादा बाढ़ आ जा रहा है, कहीं पे मतलब तूफान आ जाता है। ये बताइए कि बाढ़ आता है तो किसका नुकसान होता है? मानव का नुकसान आता है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि बाढ़ आने से किसी कुत्ते का, किसी भैंस का, किसी बिल्ली का नुकसान हुआ है? चाहे कहीं भी न्यूज में ऐसा दिया जाता है, हर जगह यही दिखाया जाता है कि मानव की इतनी क्षति हुई, इतने घर डूब गया, इतने मतलब गांव के गांव उसमें समा गए एक बाढ़ आने से। ये बताइए कि जब क्या ज्वार भाटा आता है, चाहे सुनामी आता है, चाहे भूकंप आता है, उससे नुकसान किसको होता है? मानव को होता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव ही क्या है, प्रकृति ही क्या है, सर्वे सर्वा है, मानव नहीं है। मानव को अपने हिसाब से जो प्रकृति ने हमको दिया है, जो तत्व दिया, उस अपने हिसाब से उसको खर्च करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में हम लोगों ने क्या किया, उसको इतना ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं कि आज हम ही क्या हो गए हैं, आज इस सिचुएशन में आ गए हैं, इस स्थिति में आ गए हैं कि आने वाले समय में प्रकृति क्या करेगी, हमको छोड़ेगी नहीं। इसलिए कहा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति यहाँ पे क्या है हमारी, प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं, माता कहते हैं, मतलब मम्मी। अब प्रकृति जब हमारी माँ है तो जो हमारा मानव है वो हमारा क्या है, प्रकृति का ये लोग क्या है, संतान है। और संतान जब गलती करता है तो इस गलती को माफ कौन करती है, माँ। हम जानते हैं यहाँ पे माँ का एग्जाम्पल क्यों ले, कहें कि माँ का जो दिल होता है बहुत मतलब नेक होता है, वो बहुत जल्दी पिघल जाता है अपने बच्चों के प्रति। इसलिए हम माँ का यहाँ पे, हम ऐसे भी जानते हैं कि पृथ्वी हमारी क्या है, माता है, और प्रकृति क्या है, हमारी माँ है। और यहाँ पे माँ का जो दिल होता है बहुत ज्यादा पिघल जाता है, और इसीलिए मानव क्या करता है, अपने मतलब प्रकृति को के साथ इतना छेड़छाड़ करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि यही प्रकृति क्या करेगी, ऐसा इनके साथ व्यवहार करेगी कि मानव उसको असहनीय हो जाएगा, मानव सह नहीं पाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम घर में कोई गलती करते हैं, मम्मी से हर बात को बताते हैं, मम्मी क्या करती हैं, बोलती हैं, डांटती हैं, समझाती हैं। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि माँ भी क्या करेगी, डंडा उठाएगी और मारना शुरू कर देगी। इसलिए माँ उतना ही दिन तक सहती है कि जितना दिन तक हो जाए, उनसे मतलब सहा जाए। लेकिन असहनीय हो जाएगा तो भी क्या करते हैं, डंडा उठाते हैं, मारना शुरू करते हैं। और आप लोग जानते भी हैं कि माँ का जो मतलब पिटाई जो होता है वो कैसे होता है, आप लोग बचपन में पिटाई भी होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रकृति की यहाँ पे डंडा, यहाँ पे पिटाई क्या है, प्रकृति के द्वारा लाया गया भूकंप, प्रकृति के द्वारा लाया गया
बाढ़, नेचर के द्वारा जो लाया गया तूफान होता है, चक्रवात होता है, ये सब किसका नुकसान पहुंचाता है? मानव का ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मानव यहाँ पे हम सर्वे सर्वा नहीं मान सकते हैं, हम यहाँ पे प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मान सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नियति यही चाहती है। आज नियति ये चाह रही है तो आज हम पढ़ा रहे हैं, आज नियति नहीं चाहती तो हम नहीं पढ़ाते। आज नियति चाह रही है तो आज हम पटना में हैं, नियति नहीं चाहती तो पटना में नहीं रहते। नियति आज मतलब हर चीज नियति के ऊपर, लास्ट में लोग नहीं कहता है कि यही लिखा था जिंदगी में, इसलिए लोग लास्ट में हर बार मतलब खूब प्रयास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में जब हार जाते हैं, थक जाते हैं, नहीं कुछ होता है, तो लोग यही कहता है कि भगवान ने यही लिखा था, मतलब नियति ने यही लिखा था, नियति जो चाहेगी वही होगा। तो लास्ट में बातें किस पे आती है? नियतिवाद। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हम जानते हैं कि मतलब दो अध्ययन के मतलब केंद्र हो गया था, एक प्राकृतिक और मानव। ये बताइए कि हम यहाँ पे कह सकते हैं भूगोल का मतलब क्या विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये दोनों लोग आपस में बहस कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि भूगोल का क्या हो रहा है? धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे भूगोल बढ़ रहा है। और यहाँ पे भूगोल, यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में मतलब जाने कि प्राकृतिक तत्वों से जो प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं उसको प्राकृतिक भूगोल कहते हैं, और मानव तथा मानव की क्रियाओं का जो अध्ययन किया था उसको मानव भूगोल कहते हैं। और हम जानते हैं कि मानव क्या कर, मानव जो है संभववाद है, वो मतलब अपने काम के लिए किसी भी प्राकृतिक तत्व को क्या करता है? अपने यूज के लिए वो ला देता है। जैसे हम जानते हैं कि समुद्र के अंदर जाएगा तभी तो पता चलेगा कि उसमें खनिज है कि नहीं है, कौन सा संसाधन, उस संसाधन को निकाल क्या करता है? अपने यूज के लायक बनाता है। पेड़ों को काट के जंगलों को काट के क्या करता है? कृषि के लायक जमीन बनाता है। तो प्रकृति ने तो दिया है, लेकिन उसके साथ मतलब जो उसका प्रयोग है कौन करता है? मानव करता है। तो यहाँ पे एक नया भूगोल की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है क्या? मानव भूगोल। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो भौतिक भूगोल है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो भौतिक भूगोल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, ये जो है हमारी पृथ्वी पे उपस्थित है। अब पृथ्वी पे उपस्थित है, तीनों की अलग अलग क्या होती है? आकृति होती है। ये कहाँ पे उपस्थित है? पृथ्वी की सतह पे उपस्थित है। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? भू। और ये जो आकृति है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पृथ्वी पर उपस्थित जो भी आकृतियां हैं जो उसको हम कह सकते हैं भू आकृति, और जो इसका विशेष अध्ययन किया था उसको क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसलिए इसका नाम आता है भू आकृति विज्ञान। ये तुम्हारा भौतिक भूगोल का क्या एक हिस्सा आ गया। उस तरह से एक अगला आता है सागर और महासागर। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सागर और महासागर में क्या है? बहुत ज्यादा खारा जल है। तो खारे जल का जो महत्व होता है, कैसे उसका महत्व होता है, जब उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समुद्र विज्ञान कहते हैं। एक और आता हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में क्या है? हमारी पृथ्वी पर जल भी उपस्थित है और वायु भी उपस्थित है, और इन दोनों का जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जलवायु विज्ञान कहा जाता है। एक और आता है कि हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत यहाँ पे पृथ्वी पर जीवन भी संभव है, और जीवन में हम लोग क्या करते हैं? जीव और पादप का अध्ययन करते हैं। और यही जीव और पादप का अध्ययन ही मतलब जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जैव भूगोल कहलाता है या जीवन भूगोल कहते हैं। ये हमारा हुआ क्या? भौतिक भूगोल के अलग अलग प्रकार। अब इसी तरह से हम लोग देख लेंगे मानव भूगोल के अलग अलग क्या प्रकार हैं, इसके बारे में हम लोग अभी मानव भूगोल के भी अलग अलग टाइप के बारे में जानेंगे कि इसका मानव भूगोल का क्या क्या टाइप होता है। तो इसमें हम बस बोल के बता दे रहे हैं कि मानव भूगोल के कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं। जैसे हम लोग भौतिक भूगोल के बारे में जाने वैसे मानव भूगोल के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला हम बता सकते हैं कि इसमें एक आता है, जैसे औद्योगिकरण जब होता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको औद्योगिक भूगोल कहेंगे। और जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो जनसंख्या भूगोल कहते हैं। अगला आता है आर्थिक भूगोल, आर्थिक के बारे में जैसे पैसे से रिलेटेड जब अध्ययन किया जाता है कि किस देश की आर्थिक स्थिति क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको आर्थिक भूगोल कहा जाता है। अगला आता है व्यापार या संचार, व्यापारी के बारे में अध्ययन करना चाहिए, कैसे व्यापार होता है किस देश में, या संचार वहां का कैसा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो ये क्या आएगा? ये संचार भूगोल कहलाता है। इसी तरह से अधिवास या हम कह सकते हैं बस्ती भूगोल, जैसे कि मतलब किसी देश में किसी क्षेत्र में कैसे वहां के लोग रहते हैं, वहां का निवासी कैसे हैं, वहां की कैसी बस्तियां हैं, जब उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बस्ती भूगोल कहते हैं। अगला आता है आपका सांस्कृतिक और धार्मिक भूगोल, किसी देश की सांस्कृतिक और धर्म के बारे में जब अध्ययन किया जाता है उसको सांस्कृतिक और धार्मिक भूगोल कहा जाता है। अगला आता है आपका परिवहन भूगोल। हम जानते हैं कि परिवहन मतलब हमारे देश में जो यातायात के साधन है, एक देश में दूसरे देश में किस तरह के यातायात साधन की जो व्यवस्थाएं की गई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं?
परिवहन भूगोल कहते हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि नगरीय और शहरी भूगोल, मतलब हमारे देश में जो शहर है वहां की स्थिति कैसी है, वहां के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नगरीय और शहरी भूगोल कहा जाता है। ये हमारा था इंट्रोडक्शन की क्लास, और इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को सौर मंडल के अंदर, मतलब जितने भी उसमें जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में हम बताएंगे, पूरा डिटेल्स में बताएंगे।